एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सुप्रभात आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म साहित्य, संगीत और जीवन से जुड़े संघर्षों की कुछ कहानियां। साथ ही प्रमुख खबरों पर डालेंगे नजर, जिसमें होगी जनादेश की बात, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर हम आपको देंगे ताज़ा अपडेट। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे और देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मित्रा, उनकी मुश्किलें कितनी आगे बढ़ सकती हैं। वहीं विदेश मंत्री भी इटली के दौरे पर होंगे। लेकिन नया सवेरा में हम हर अंक में शुरुआत करते हैं एक शुभ विचार के साथ, यानी कि सुभाषितम के साथ। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। शपथेनोक्तं जले लिखितमक्षरम् सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम् शिलालिखितमक्षरम्। तो हम लोग हर रोज ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छे एक शुभ विचार के साथ दिन की शुरुआत हो, और आज का जो सुभाषित है उसका अर्थ है कि दर्जनों के द्वारा किसी कार्य को करने हेतु ली गई शपथ जल में लिखे गए अक्षरों के समान अस्थायी होती है, अर्थात वो उसका अनुपालन नहीं करते हैं। इसके विपरीत सज्जनों द्वारा हंसी में भी कही गई कोई भी बात एक शिलालेख के समान होती है, यानी कि जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा करके दिखाते हैं। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज होंगे सवाल जवाब। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष आज होंगी पेश। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का है आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल में भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सहयोग करने का किया आह्वान। विदेश मंत्री पुर्तगाल के बाद आज से इटली का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन नाम 200 सम्मेलन को आज करेंगी संबोधित। भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन में भी होंगी शामिल। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत का श्रीलंका से होगा आमना सामना। टीम इंडिया की मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की होगी कोशिश। वहीं सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड 49 वनडे शतकों की दहलीज पर खड़े विराट कोहली पर भी होगी सबकी नजर। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 56 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर काबिज, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की, यानी कि जनादेश की।
जनादेश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राज्य में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी पर अपडेट देने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और किस तरीके से नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है चुनावी राज्य का, मध्य प्रदेश का? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता जा रहा है। लगातार जो लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के, जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस की, वो लगातार मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनकी भी रैलियां जो है वो प्रस्तावित हो गई हैं। और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका वो मध्य प्रदेश आने का दौरा प्रस्तावित है। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेता है प्रियंका गांधी, उनका 8 और 9 तारीख को जो है मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। और जो छोटे दल हैं वो भी लगातार अपने अपने लेवल पे अपने जो उनके नेता है उनका भी दौरा जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। तो लगातार दौरे जो है वो चल भी रहे हैं और प्रस्तावित भी है। कोशिश है कि त्योहारों से पहले जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार जो है उसको तेज किया जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए। हालांकि डोर टू डोर प्रचार इस समय ज्यादा हो रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर लोग मतदाताओं से मिल रहे हैं, उन सबकी बात रख रहे हैं और उनको अपनी तरफ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात किया तो देखिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। 2 दिन तक 3 दिन तक इसके लिए भी मशक्कत दोनों ही दल करते रहे। प्रत्याशियों के घर जा जाकर उनको मनाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो मैदान में है इस समय, जो कि बगावत कर चुके हैं अपनी अपनी पार्टियों से। साथ ही जो छोटे दल है उनसे भी टिकट लेके कई प्रत्याशी इस समय मैदान में है। तो दलों की कोशिश है, दोनों जो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की, कोई भी निर्दलीय या कोई भी बागी प्रत्याशी सामने ना रहे, जिससे कि ऐसी स्थिति ना बने कि बाद में दिक्कत हो। तो आज अंतिम दिन है नामांकन पत्र वापस लेने का। तो बीजेपी कांग्रेस के दोनों के ही जो पार्टियां जो है वो लगातार बड़े नेता जो है संपर्क कर रहे हैं, जो बागी प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं कि वो जो है अपना नामांकन वापस ले लें। और आज दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, कौन किसके सामने आएगा, कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के साथ साथ देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जय वीरू और गब्बर की एंट्री हो गई है। और कल मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जवाब दिया है कि जय और वीरू जो थे वो इनकी पृष्ठभूमि क्या थी कांग्रेस को पता होनी चाहिए। और कांग्रेस इसी फिर से मध्य प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहती है जिस दौर में 2003 के पहले था। तो और साथ ही देखिए कोशिश ये भी है कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये बड़े रोचक तरीके से हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ जो है और जो दिव्य सिंह हैं वो अपने आप को जय वीरू कह रहे हैं और मुख्यमंत्री को गब्बर कह रहे हैं। तो ये एक रोचक स्थिति है जिसमें कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि हम जय वीरू की जोड़ी जो है वो गब्बर को यहाँ से निकाल देंगे मध्य प्रदेश से, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जय वीरू जो है वो किस तरीके के पात्र थे सब जानते हैं और ये मध्य प्रदेश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही दल लगा रहे हैं। अजीत, ठीक बात। साथ ही हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं सोमेश पटेल भी। सोमेश, सुप्रभात आपको भी। और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो चुनावी सरमा गर्मी है वो और तेज हो गई है, क्योंकि स्टार प्रचारकों को लेकर आया जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी जो है वो भी आगे जो है कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ चुनावी जो गणित है किस तरीके से दिख रहा है?
कृतिका, आपको बता दो द्वितीय चरण में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर तक कुल 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधान क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर को कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं। 171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी। पहले चरण की 20 सीटों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अब केवल 4 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पर भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन में 7 सभाएं करने की बात कह रहे हैं। वो योगी कवर्धा, पडरिया, सुकमा, जो बस्तर का क्षेत्र है, इन इलाकों में सभा करेंगे। दरअसल हिंदू मुस्लिम विवाद की वजह से चर्चा में कवर्धा, पंडरिया इलाका हिंदुत्व का मुद्दा है। दूसरी तरफ बस्तर और सुकमा के आदिवासियों के बीच धर्मांतर का एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि 4 दिन बाद 5 नवंबर को शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएंगे। ऐसे में दोनों दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ सभा रोड शो करने में जुटे हुए हैं। इन 4 दिनों में पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाने की तैयारी में वही कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार है कि कांग्रेस अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित कुल 17 घोषणाएं कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुफ्त देने की बात कही और भाजपा ने केवल गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच की बात कही है और दूसरे लोगों का कहना है कि मुफ्त योजनाएं बंद होनी चाहिए। जी ठीक है सोमेश, आपके पास में वापस आएंगे। अजीत भी भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, इस बार देखा जाए तो कैंपेनिंग तो लगातार की ही जा रही है, जहां चाहे फिर वो बात कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची और स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। तमाम वादे भी इस वक्त वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। वो देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है बहुत साफ सुथरी रही है। अगर हम देखें तो 2 दलीय लगभग यहाँ व्यवस्था रही है। बीजेपी और कांग्रेस 2 दल थे जो कि लगातार यहाँ पर सत्ता में आते रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पर कोई क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो थी वो बीच में उसका उभार हुआ था, लेकिन उसके 1-2 विधायक आए थे बीच में चुनकर और फिर वो भी जो है इस समय उतना अस्तित्व नहीं है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह का जो अभी वर्तमान में राजनीति देखी जा रही है, चाहे वो फ्री बीस की बात हो, चाहे इतना ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की बात हो, वो पहले नहीं देखी गई है। कहीं ना कहीं ये समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत कई बार नेता बहुत ज्यादा हल्की भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग मतदाता जो है उसको वो सही नहीं मानते। बिल्कुल, साफ सुथरा प्रदेश है और युवा मतदाता जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है, किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, जिस समय हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई ज्यादा जाति, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ क्षेत्रीय जो क्षेत्रवाद का सेंटिमेंट नहीं है। लोग यहाँ पर सभी मिलजुल के रहते हैं और एक अपने आप में मतदाता जो है वो साइलेंट है इस समय और तमाम चीजें जो है वो दोनों। तो ठीक बात, तो अजीत यही बात आ रही है कि चुनाव में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। आप दोनों, अजीत भोपाल से आपका और रायपुर से सोमेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ताज़ा जानकारी दोनों राज्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन तक हम तक पहुंचाने के लिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बीते कल दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं भाजपा तेलंगाना के लिए अब तक कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। पार्टी को अभी 76 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। माना जाता है कि आज बीते कल हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना को लेकर भी अब अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है।
आयशर प्राइमर G3 जज्बा नया, जीत नहीं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जी, बात करते हैं दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की जांच कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक अब वो पहुंच चुकी है। आज इस बारे में उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी। घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने हाल ही में समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को जारी समन में कहा है कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। ईडी से पहले इसी साल अप्रैल में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई के एफआईआर में केजरीवाल को अभियुक्त नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी हफ्ते सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी के आप नेताओं पर हमले तेज हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि ईडी के ऑफिस के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल भी ये जो मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी की, उसके अंदर और ज़्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से जब सवाल जवाब होंगे तो क्या कुछ सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस में, खासतौर से शराब घोटाले को लेकर, उसमें कई सारे आरोपियों ने इस बात का जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले की जानकारी थी। इसके साथ साथ साउथ लॉबी से जो पैसा आया था वो भी उसकी जानकारी भी अरविंद केजरीवाल को थी और ईडी ने इस बात का जिक्र भी किया था। उस पैसे का प्रयोग जो गोवा और पंजाब के इलेक्शन है उसमें किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन हेड थे विजय नायर, जिनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया था और इनका नाम भी ईडी की चार्जशीट में है, उस चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल की बातचीत कराई थी समीर मेहंदू से, जो इंडो स्पिरिट के मालिक है, और इस शराब घोटाले में उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी और उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा विजय नायर को दिया था। इसके साथ साथ ही साउथ लॉबी जो बात सामने निकल कर आई थी कि 100 करोड़ की जो रकम है वो साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को दी थी, तो साउथ लॉबी को इनडायरेक्टली हेड कर रही थी के कविता, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है। के कविता की जो बातचीत है वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ भी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ भी थी, क्योंकि के कविता का जो अकाउंटेंट है उसको भी गिरफ्तार किया था बिच्छू बाबू। उसने ईडी के सामने इस बात का जिक्र किया था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इनमें आपसी सहमति थी
और इसके साथ साथ ही जो आबकारी नीति बनाई गई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर बनाई गई थी, उसको लेकर कई सारी मीटिंगें भी हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि ईडी अब उनसे सवाल जवाब करेगी। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल से ये पहली बार पूछताछ हो रही है। इस केस में सीबीआई ने भी अप्रैल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करी थी, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक बात नीरज, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो कानूनी तौर पर उनकी मुश्किलें आगे कितनी और बतौर मुख्यमंत्री बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल बढ़ सकती है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो ईडी है वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई जांच एजेंसी पूछताछ करेगी और अगर वो सहयोग करेगा जांच एजेंसियों के साथ तो उसकी संभावना कम है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं देंगे, ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हो सकती है। क्योंकि ईडी को अपनी जो तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट के सामने रखनी होती है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि उनके मुख्यमंत्री क्लीन चिट है, वो उनको घोटाले में शामिल नहीं है। लेकिन जब सीबीआई के सामने जब इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 338 करोड़ की जो बात है वो कहकर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो दाल में कह सकते हैं कि बड़ा घोटाला है और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक बात नीरज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्वेरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर महुआ पर पैसे लेकर एक बिजनेसमैन के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इससे अब महुआ की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो है भावना लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और अब जिस तरीके से आप आचार समिति के सामने उनको पेश होना है तो अब उनकी संसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। और कैश फॉर क्वेरी का मामला है ये। और अगर हम देखें तो बिजनेसमैन हीरा नंदानी ने भी ये कहा, ये हलफनामा दिया है कि हाँ कि उनके जो आईडी और पासवर्ड थे संसद के वो शेयर किए गए थे। और महुआ ने भी एक्सेप्ट किया है। ये एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन ये देखिए कि इससे कितना बड़ा नुकसान हमारे देश में होगा अगर इस तरीके से आईडी और पासवर्ड अगर हम सभी को शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ रही हैं और उनकी सांसद पर भी कहीं ना कहीं अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और अगर देखा जाए तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल आज वो अब पेश होंगी और देखना होगा कि सवालों के जवाब किस तरीके से महुआ देती हुई नजर आती हैं। देखिए, आज 11 बजे जो लोकसभा की आचार समिति है उसके सामने महुआ मोइत्रा को पेश होना है और जो सफाई देनी है
वो अपनी बात रखेंगी। इस बीच हम जानते हैं कि कल एक दावा किया गया और एक खुलासा हुआ कि 43 बार लॉगिन किया गया जो पार्लियामेंट लॉगिन होता है सांसद का दुबई से। तो ये एक तरह से देखें महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कुछ जानकारी मांगी गई थी आचार समिति के द्वारा कि वो कुछ जानकारी शेयर करें कि कैसे सवाल पूछे गए और कि पार्लियामेंट लॉगिन कहाँ पर लॉगिन किया गया है। इन सबको लेकर जो रिपोर्ट है वो मिल चुकी है लोकसभा की एथिक्स कमेटी को, आचार समिति को। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि एक तरह से ऐसा लगता है कि पहले जब ये समय दिया गया था एथिक्स कमेटी की तरफ से तब महुआ मोइत्रा ने कहा था कि समय बढ़ाया जाए और वो व्यस्त है। उसके बाद समिति ने कहा कि 2 नवंबर तक उन्हें पेश होना ही होगा। आज 11 बजे ये बैठक है और उन्हें पेश होना है और सूत्र बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा आज अपनी सफाई के लिए लोकसभा के आचार समिति के सामने पेश होंगे। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह खबरें आ रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो दर्शन हीरा नंदानी है उनके हलफनामे के बाद एक तरह से देखें कि काफी मुश्किलें बढ़ी हुई है महुआ मोइत्रा की। ठीक बात शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की आज लोकसभा की आचार समिति में 11 बजे पेशी है, जहां वो अपनी सफाई पेश करेंगी कैश फॉर क्वेरी मामले में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल में भारतीय समुदाय को आज संबोधित किया है। वहीं कार्यक्रम में पुर्तगाल के विदेश मंत्री जिआओ क्रावेनो भी शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को बढ़ावा देने में पुर्तगाल के योगदान की चर्चा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस दिशा में पोर्टी 2021 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक कार्यस्थल में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की। उन्होंने सीधे हवाई संपर्क की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने भारत में जारी परिवर्तनकारी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सहयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल में रह रहे भारतीय समुदाय से भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में सहयोग का भी आह्वान किया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पुर्तगाल दौरे के बाद विदेश मंत्री इटली रवाना होंगे। इटली में विदेश मंत्री अपने समकक्ष एंटोनियो ताजानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री भारत इटली संबंध मित्रता समूह को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वह भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका के दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नम 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी शामिल होंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में भी श्री दलाजा मालिगावा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। और अब बात करते हैं बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो गया है कि सुबह धुएं की मोटी चादर देखने को मिली है। इससे लोगों का अब सांस लेना भी दूभर होने लगा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 397 दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब रहने की संभावना भी जताई गई है।
और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी हवा बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी इस वक्त इस खराब वातावरण की वजह से लेनी पड़ रही है। की तरफ जा रहा था, आके इतनी मछली है बता नहीं सकता, और मतलब बहुत खतरा बढ़ रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जो मतलब बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मैं यही कर रहा हूँ भी बता रहा हूँ भी पराली को ना, किसानों को ना आग लगाएं प्लीज़, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो दिल्ली में लगातार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो खराब श्रेणी में लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, यह हिदायत दी गई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे अखबारों की सुर्खियों पर। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज होंगे सवाल जवाब। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष आज होंगे पेश। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का है आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल में भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सहयोग करने का किया आह्वान। विदेश मंत्री पुर्तगाल के बाद आज से इटली का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन नम 200 सम्मेलन की करेंगे संबोधित। भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन में भी होंगी शामिल। खेल जगत में आईसीसी विश्व कप में भारत का और श्रीलंका से होगा आमना सामना। टीम इंडिया की मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की होगी कोशिश। वहीं सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड 49वें वनडे शतकों की दहलीज पर खड़े विराट कोहली पर भी होगी सबकी नजर। वहीं गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 56 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर काबिज, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। और आइए अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त आ गया है, यानी अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद है। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो क्या कुछ प्रमुख सुर्खियां रही आज सभी अखबारों को कुल मिलाकर देखा जाए तो?
जी सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। भारत की सांस्कृतिक जीवंतता की वैश्विक पटल पर फैल रही चमक की इस खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। आपको बता दें कि यूनेस्को की रचनात्मक सूची में भारत के 2 राज्यों से यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर और केरल के कोझिकोड शहर को इस रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर को संगीत श्रेणी में स्थान मिला है, तो वहीं केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में ये स्थान मिला है। और कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी था। ऐसे में ये एक सकारात्मक और खुशी भरी खबर आई है, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है, जिसे आज हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। जैसे जैसे राम जन्मभूमि के नवनिर्मित मंदिर का निर्माण और उसके शिलान्यास, उसके उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नई नई खबरें भी और श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर रोचकता बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। और आज हरिभूमि ने बताया कि 20 फीट की जो स्क्रीन वहां पर लगाई जाएगी, उसे 5 साल तक उस पर रामायण प्रसंग दिखाए जाएंगे और प्रशासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस पर लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा और प्रभु श्री राम से जुड़े हुए प्रसंग, रामायण से जुड़े हुए प्रसंग दिखाए जाएंगे। तो इस खबर को भी आज लगभग सभी अखबारों ने अपने हेडलाइन के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो वो है प्रदूषण से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने आज सेहत के कॉलम में लिया है और बताया है कि अब तक खराब जीवन शैली और खराब खान पान के चलते पार्किंसन जैसी बीमारी का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देता था, लेकिन एक शोध में ये सामने आया है कि दूषित हवा से 56% तक पार्किंसन का खतरा बढ़ जाता है। तो आज इस शोध को बताया गया है और आप हम सभी जानते हैं और हम लगातार डीडी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषित हवा में लोग जीने को मजबूर हैं। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार के प्रमुख पहले पन्ने पर ली गई है और बताया है कि दुबई में महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं टीएमसी की, उनके अकाउंट को 47 बार लॉगिन किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा की आचार समिति में आज महुआ मोइत्रा पेश होंगी, तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है। और एक और खबर, अच्छी खबर की बात करते हैं, जो कि स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। जी हाँ, विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कचरे के निपटान से सरकार ने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस खबर को आज कार्मिक मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है और ये भी बताया है कि 2021 से 2023 तक सरकार ने जो अभियान चलाया था, उसके दौरान कचरे का जो निपटान किया गया, उससे 1100 करोड़ रुपए की राजस्व अर्जित किया गया है। तो ये भी एक खबर स्वच्छता बनाए रखने की। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से स्वच्छता का आह्वान किया और देश भर में स्वच्छता को लेकर के एक अभियान बना, लोग जन समुदाय जुड़ा और लोगों ने स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जो कि नवभारत टाइम्स से जुड़ी हुई है और बताया कि सरकार ने इस बार जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये जो कुल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये 13% की बढ़ोतरी इसमें दिखाई गई है। तो ये है आज के अखबारों की खास खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि अखबारों की आज जो प्रमुख अखबार हैं उनमें आज क्या प्रकाशित हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। गजा पट्टी स्थित हमास और इजराइल के बीच भीषण संघर्ष जारी है। लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल की सेना हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगा है। आसमान से लेकर जमीन तक सभी जगहों से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। गजा शहर में एक बार फिर से आग की लपटों को देखा गया। गजा स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन हमलों में 3648 बच्चों सहित कम से कम 8796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गजा सीमा पर सुरक्षा बलों से मुलाकात की है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर मुलाकात की जानकारी दी है। हमास द्वारा किए गए अचानक हमले के जवाब में इजरायली सेना की हवाई हमलों से गजा बमबारी जारी है। इजराइल की कार्रवाई में गजा में अब तक 8500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने गजा का दौरा किया है। ये इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान UNRWA के प्रमुख का पहला दौरा है। UNRWA के आयुक्त जनरल फिलिप लजारिनी ने सुरक्षा परिषद का आग्रह किया कि गजा पट्टी में लोगों को जबरन विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की है। प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी बैठक की है। विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल और जॉर्डन की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली सरकार के कई नेताओं से भी मिलेंगे। ब्रिटेन में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन जारी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एआई से उत्पन्न होने वाले खतरों से आगाह किया। कमला हैरिस ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अवैध अप्रवासियों को निकालने का अभियान चलाया है। पाकिस्तानी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश छोड़ने की सरकार की निर्धारित समय सीमा खत्म हो गई है। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस इलाके स्थित आवास पर ईडी की तरफ से छापेमारी इस वक्त चल रही है। और ये छापेमारी सुबह से ही लगातार जारी है और उनसे जुड़े 9 परिसरों पर भी छापेमारी चल रही है। कस्टम और हवाला से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई ईडी की तरफ से लगातार इस वक्त की जा रही है। तो जहां एक तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है और आज उनकी पेशी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये छापेमारी भी इस वक्त चल रही है। जी, साथ ही हमारे संवाददाता इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर नीरज जो है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, क्या है ये अब ताज़ा अपडेट जहां दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है? देखिए, बिल्कुल सुबह ही ईडी की टीम पहुंची है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सिविल लाइन स्थित उनका जो आवास है वहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है और इसके अलावा 9 उनसे जुड़े हुए ठिकाने हैं जहां पर ईडी के जो टीम है वो लगातार अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अब ये छापेमारी की कार्रवाई एक्चुअल में किसी नए केस को लेकर है, दिल्ली की शराब नीति को लेकर नहीं है। ये एक तरीके से हवाला और कस्टम का कोई केस है और ईडी उसी में ये कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया है कि ये किस केस को लेकर पर्टिकुलर ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि मुश्किल बढ़ी हुई है क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं तमाम तरह के केसों में और घोटालों में लिप्त हैं, उससे पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और आपने देखा भी है कि 11 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल उनको भी ईडी ने आज सम्मन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है शराब घोटाले में उनसे उनकी भूमिका को लेकर। और अब उनके मंत्री के यहाँ ईडी का छापा निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौती है और ईडी अभी भी छापेमारी की कार्रवाई उनके घर और उसके ऑफिस है वहां कर रही है। जो जानकारी हमें अभी मिली है वो हवाला और कोई कस्टम का कोई केस है, उसको लेकर ईडी ये कार्रवाई कर रही है। ठीक बात नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ताज़ा अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापेमारी की है। ये मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है, बताया जा रहा है कि ये मामला कस्टम और हवाले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी सवाल जवाब करेगा। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला भी नया सवेरा पे यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू अक्टूबर के रिकॉर्ड में 17.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने से 9% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। ट्रांजैक्शन की संख्या भी सितंबर के 1056 करोड़ से 8% बढ़कर 1141 करोड़ की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। वहीं अक्टूबर 2022 की तुलना में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की मात्रा 56% बढ़ी है।
आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए मूल्य के 97% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। आरबीआई ने बताया कि इस साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा के वक्त इन नोटों का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3.5 लाख करोड़ रुपए था। देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से की जाने वाली कोशिश अब रंग ला रही है। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर तक देश में 7.85 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल किए गए हैं। ये देश में आईटीआर दाखिल करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय कंपनियों की कुछ शर्तों के साथ विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की इजाजत दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी कानून के तहत संबंधित धारा को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने अब योजना के अंतर्गत नए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। और चलिए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। वनडे विश्व कप में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज श्रीलंका के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक के फिटनेस को लेकर जानकारी दी है। हालांकि रोहित ने आगामी मैचों में हार्दिक की टीम में शामिल होने की भी उम्मीद जताई है। वनडे विश्व कप में आज खेले गए मुकाबले में कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से संवाद किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एशियन पैरा खेलों में भारतीय दल की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दम खम दिखाते नजर आएंगे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। कुलचरण के इस आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम की नजर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर होगी। और खेल की खबरों के बाद अब खबरें सिने जगत से। मशहूर हास्य फिल्म खिचड़ी 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। सुप्रिया पाठक, प्रीतक गांधी और कृति कुल्हारी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मिशन पांतुकिस्तान को पूरा करने के लिए पारेख परिवार अब नई खिचड़ी पका रहा है। फिल्म 17 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे सनी देओल। विशाल राणा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। सनी देओल के अलावा फिल्म में 4 और एक्टर्स भी होंगे। फिलहाल कास्टिंग चल रही है। सैम बहादुर के जीवन पर बनी फिल्म जिसमें विकी कौशल मुख्य किरदार में है, इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मैच बॉक्स शॉट्स ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री पर जुपिंदर जीत सिंह की किताब हु किल्ड मूसेवाला के अधिकार हासिल कर लिए हैं। मैच बॉक्स शॉट्स ने अंधाधुन मूवी को किया है प्रोड्यूस। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को समीक्षकों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और विक्रांत के अभिनय की भी खूब तारीफ की गई। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में 12 नवंबर को दस्तक देगी। सुबह 7 बजे
से होंगे सभी शो। विदेशों में एक दिन पहले होगी फिल्म रिलीज, वहीं अगले दिन पब्लिक हॉलिडे है, जिससे फिल्म के अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले बहुत से वीर सपूतों का नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के पहले वीर सपूत वीर नारायण सिंह थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के आदिवासी योद्धाओं का स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ के पहले स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को याद किया। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे। दरअसल उन दिनों सोना खान एक रियासत के रूप में जानी जाती थी, जो आजकल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आता है। यहाँ के बिंजवार जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। बचपन से ही वीर नारायण सिंह को वीरता, देशभक्ति और निडरता अपने पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो धनुष बाण, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में महारत हासिल कर चुके थे। अंग्रेज उनके शौर्य से डरे हुए थे। शहीद वीर नारायण सिंह अपने लोगों से अटूट लगाव रखते थे। 1856 के भीषण अकाल के दौरान इस वीर सपूत ने कसडोल के साहूकारों का गोदाम लूटकर गरीबों में बांट दिया। इसलिए गरीबों के लिए वीर नारायण सिंह एक मसीहा के रूप में सामने आए, जिसके कारण वहां के साहूकार वीर नारायण सिंह से दुश्मनी करने लगे थे। साहूकारों ने इसकी शिकायत अंग्रेजी हुकूमत से भी की थी। शहीद वीर नारायण सिंह की शिकायत जब साहूकारों ने ब्रिटिश सरकार से की, तो अंग्रेज उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगे। वीर नारायण सिंह की शिकायत मिलते ही डिप्टी कमिश्नर एलियट ने उस क्षेत्र को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 को शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लूट, चोरी और हत्या जैसे मुकदमे चलाने के लिए रायपुर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी, जिसकी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी थी। इस आग में कई भारतीयों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर की जेल में बंद थे। 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ जेल के कुछ सैनिक भी जुड़ गए, जिन्होंने जेल से भागने में उनकी मदद की। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने केवल 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ सोना खान में स्वतंत्रता दिला दी। 1 दिसंबर 1857 को वीर शहीद नारायण सिंह ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जिसमें उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घायल अंग्रेजों ने गोले बारूद के साथ सोना खान पर हमला कर दिया। वीर नारायण सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें वीर नारायण सिंह घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए पूरे गांव को ही आग लगा दी थी, लेकिन ग्रामीणों की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें मौत की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देने के बाद उनके शव को रायपुर के जय स्तंभ चौराहे पर बांधकर तोप से उड़ा दिया। वीर नारायण सिंह के अमर बलिदान से लोग प्रेरित हुए और उनमें से 17 लोगों को 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। वीर नारायण सिंह की शहादत की तरह उनका बलिदान भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक स्मरणीय घटना थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम के मिजाज की और देखते हैं राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
सवेरा के इस अंक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति की झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहां पर शिमला में पहाड़ी दिवस के अवसर पर पर्यटक राज्य की लोक संस्कृति से सभी लोग जो है वो रूबरू हुए। आप भी लीजिए इन झलकियों का आनंद और हमें और भावना को और साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 555,